गांधीवाद का उदय। दोस्तों, आज से करीब करीब 100 साल पहले भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आया था जो भारत के इतिहास को बदलने की शक्ति रखता था। लेकिन एक घटना के चलते सारा खेल उल्टा पड़ गया था। आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। दोस्तों, आज हम गांधी जी द्वारा किए गए अलग अलग आंदोलनों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम गांधी जी की सफलताओं और विफलताओं की भी चर्चा करेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंताजनक समय था। ये एक तरफ भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में थी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा था। वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट भारत पर भी पड़ा। ब्रिटिशर्स की ओर से बहुत सारे भारतीय सैनिक वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। साथ ही साथ फौज पर किए जाने वाले खर्च को इस समय बहुत बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से भारत की इकॉनमी को संभालने का सारा बोझ आम भारतीयों पर आ गिरा था। टैक्स रेट्स और आम चीज़ों के दाम बहुत बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से आम इंसान पिसता चला जा रहा था। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के चलते मुस्लिम तीन मांगे कर रहे थे। पहली ये कि तुर्की के खलीफा को वापस गद्दी पर बैठाया जाए और युद्ध से पहले का साम्राज्य वापस लौटाया जाए। दूसरी मांग ये थी कि खलीफा को मुस्लिम धार्मिक स्थलों का कंट्रोल वापस मिले और तीसरा ये कि अरबिया, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर सिर्फ मुस्लिम ही राज करें। इसी समय भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ब्रिटिश हुकूमत किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी और बिना कोर्ट में मुकदमा किए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। इसी कानून के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था। इसके खिलाफ अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और नौजवान काफी भारी मात्रा में मौजूद थे। उसी समय जनरल ओडायर अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आया, सारे बाहर जाने वाले रास्ते बंद किए और मासूम लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया। वहां पर मौजूद लोगों को हिलने तक का भी मौका नहीं मिल पाया था। ब्रिटिशर्स की माने तो उस दिन 380 के करीब लोगों की मौतें हुई, लेकिन बहुत से अन्य रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उस दिन मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर थी। यह हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत का भारतवासियों के प्रति सख्त रवैये को दिखाता है। आज भी इसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उस समय की गोलियों के निशान मौजूद हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसलिए इस समय अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी। गांधी जी ने भी इस हिंसक घटना के चलते अपनी केसरे हिंद की पदवी त्याग दी थी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोगों में बहुत गुस्सा था। गांधी जी ने उस समय लोगों के गुस्से को ही सही दिशा दिखाते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया। साथ ही साथ गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। इसके बाद भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ आगे बढ़े थे। अब तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होने वाले सारे आंदोलनों में कमी थी तो आम लोगों के समर्थन की, जो गांधी जी ने आकर पूरी की। गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के खिलाफ किए गए कामों के बारे में भारतीय लोगों को पता था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने देश भर में घूमना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया। इस तरह वो आम भारतवासियों में काफी पॉपुलर हुए। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में था। इसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन करने और उनमें सफलता पाने के बाद गांधी जी का नाम बहुत बड़ा हो गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आम जनता सबका समर्थन मिला था। असहयोग आंदोलन गांधी जी अहिंसा और सच्चाई की राह पर चलकर आगे बढ़ाना चाहते थे। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में भारतीय स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, ब्रिटिश कपड़ों को जलाया गया और उनका बहिष्कार किया गया। गांधी जी आगे चलकर असहयोग आंदोलन के साथ सिविल डिसओबीडियंस भी शुरू करना चाहते थे, जिसमें वो ब्रिटिशर्स को टैक्स न देने की बात करते, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं।
इसका कारण ये था कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और कुछ पुलिस वालों को जिंदा जलाकर मार दिया था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत से लोग उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा और सच्चाई के बलबूते पर ही इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर ये आंदोलन कुछ दिन और चलता तो हमें आज़ादी 1930 से भी काफ़ी पहले मिल जाती। बहरहाल, ये आंदोलन असफल रहा। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद आज़ादी की लड़ाई फिर से सुस्त हो गई थी। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से दो दलों में बंट गई। एक दल गांधी जी की असहयोग की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता था। ये दल कहलाया नो चेंजर्स। वहीं दूसरा दल प्रशासन में घुसकर संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करना चाहता था। ये दल कहलाया प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। इसमें सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे, लेकिन ये पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और 1930 आते आते ये वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जा मिली। गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आए और फिर उन्होंने देश भर में अपनी अहिंसा और सच्चाई की विचारधारा को फैलाना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों की सेवा करना भी शुरू की। आम लोगों से मिलकर उनका समर्थन गांधी जी को मिलता रहा और 1930 में उन्होंने फिर से एक आंदोलन करने का डिसीजन लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया और साफ साफ ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने को कह दिया। ब्रिटिशर्स द्वारा कोई ठोस कदम न लेने के कारण गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा से सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी तरह का टैक्स देने से इनकार किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में डांडी की तरफ चलना शुरू किया। डांडी, जो कि गुजरात में समंदर के पास पड़ता है, वहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और ब्रिटिश हुकूमत को ये बताने की कोशिश की कि उनका समय अब भारत में खत्म हो चुका है। उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को अब आम भारतीय नहीं सहेंगे। यह आंदोलन भारत के अलग अलग राज्यों में भी बड़े जोर शोर से चलाया गया था। तमिलनाडु, मलाबार, पेशावर के साथ साथ ये आंदोलन नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों तक भी फैल गया। इसी दौरान इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था, लेकिन उसमें गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके बाद उस समय के वाइसरॉय इरविन गांधी जी से मिले और गांधी इरविन पैक्ट सामने आया, जिसके चलते गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन रोक दिया और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया था। इसके चलते गांधी जी ने भारत आकर फिर से आंदोलन शुरू करने का सोचा, लेकिन तब तक भारतवासियों में उत्साह कम हो गया था और साथ ही साथ गांधी जी को भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए यह आंदोलन भी असफल रहा। हालांकि इसका फायदा यह हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस देश भर में पॉपुलर हो गई और 1937 के इलेक्शंस में भारी मतों से जीत भी गई, जिसके चलते उन्हें कुछ हद तक सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला। गांधी जी द्वारा किए जाने वाले आंदोलन असफल रहे, लेकिन वो आम लोगों में विश्वास जगाने और उनका समर्थन पाने में सफल रहे। वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में आम लोगों को शामिल करने में भी सफल रहे थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के नेता नाकामयाब रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तमगा गांधी जी के काम करने के तरीकों और उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी खुश नहीं था। भारत में उस समय अलग अलग विचारधाराएं पनप रही थीं। कुछ विचारधाराएं गांधी जी की विचारधारा से मेल खाती थीं और कुछ नहीं। गांधी जी जहां अहिंसा की बात करते थे, वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी था जो हिंसा की राह पर चलकर भारत से ब्रिटिश हुकूमत को हटाना चाहता था। भारत में भले ही उस समय अलग अलग विचारधाराएं हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करवाना। आगे हम इन्हीं हिंसक गतिविधियों और उनसे जुड़े कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।